सुल्तान में संबंध, खलीफा एवं सुल्तान में संबंध, खलीफा एवं सुल्तान में संबंध। अब देखो, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध था। अगर आज की तारीख में पूछूं कि मैं खलीफा और सुल्तान में संबंध बताइए, तो आप लोग यही मानकर चल लेंगे खलीफा धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रधान था, जबकि सुल्तान खलीफा का नायब था। यही आप मानकर चलेंगे क्या? हमें याद है कि पहले एमपीपीसीएस में, क्योंकि अब पहले, अब क्या है कि अब एमपीपीसीएस में एक तरह से कहूं तो स्पेसिफाइड हो गया है। स्पेसिफाइड क्यों हुआ है कि वहां पर अब उन्होंने क्या किया है कि गैर एमपी वाले जो बच्चे हैं, नॉन एमपीज वाले को, तो उसको क्या बोलते हैं कि उन्होंने अब इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। पहले क्या था, हालांकि पहले भी था, पहले भी 25-30 मार्क्स देते थे दिल्ली से जाने वाले बच्चों को, और जब एमपीपीसीएस का रिजल्ट निकलता था पूरा दिल्ली का बच्चा सिलेक्ट होकर चला जाता था। अब यू कैन इमेजिन कि एमपीपीसीएस में एक बच्चे को सेकंड पेपर में हिस्ट्री में, उसमें क्या होता था, अब अभी क्या है आई डोंट नो, क्योंकि अब जब बिहार से सिलेक्शन होना बंद हुआ तो मैं एक्सक्लूसिव, हालांकि पिछले साल 4th रैंकर में ही स्टूडेंट था मयंक, तो इसमें बीच बीच में एमपीपीसीएस वाला होता है वो तो निकल जाता है, आ जाता है, जो नॉन एमपीपीसीएस वाला होता है वो वहां पर स्टैंड अप नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। तो पहले जैसे फर्स्ट पेपर में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों पेपर होता था मिलाकर, और सेकंड पेपर केवल केवल सेकंड पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री का होता था। एक मेरा स्टूडेंट था, उसको 250 में 225 मार्क्स दिया था एमपीपीसीएस, माने अनबिलीवेबल। हमें भी उसने भी पूछा सर, बड़ा ठेपते हुई थोड़ा कुछ भी था कि सर अनुमान कीजिए मुझे एमपीपीसीएस में कितना आया होगा सेकेंड पेपर में। तो हमने कहा कि 250 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, ये मैंने बैक इन 93 की बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि 250 का पेपर है तो तुमको बहुत, हमने कहा कि ऐसे आया तो कुछ, 200 आ गया क्या, 200? तो कहा सर 225। अब मार्कशीट लेकर दिखाया तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। तो होता क्या था कि यहाँ से जो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर डेविड थॉमसन के विचार और इनके विचार सब जो जाते थे, तो वहां पर तो बॉम्बास्ट हो जाता था ना एग्जामिनर के दिमाग पर। तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा मार्क्स देते थे, तो उसमें क्या होता कि सिलेक्शन जो होता था वो इंटरव्यू में मार्क्स को कम कर देते थे। तो दिल्ली वाले जब जाएंगे तो 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 250 में 250 का इंटरव्यू होता था, और एमपीपीएसएस वाले को 100 मार्क्स, 120 मार्क्स देते थे, फिर भी दिल्ली वाले बहुत क्वालिफाई कर जाते थे। नायब तहसीलदार 25 ईयर से कम है तो डीवाईएसपी मिल जाता था, एसडीएम कम मिलता था, जो इंटरव्यू में इतना कम कर देते थे, बाकी जॉब वो ले लेते थे। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया। तो उसमें मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया होता, हर साल बहुत बच्चे आते थे इंटरव्यू के लिए। तो वहां पर एमपीपीसीएस के बोर्ड में एक महिला हुआ करती थी, मुस्लिम महिला रेहाना। तो जाते ही पहला प्रश्न करते थे, खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध था। तो हम फिर ने अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया था कि जो एमपीपी से जाने वाले होते थे पहले बता देते कि सुनो तो एमपीपी से जा रहा, खलीफा और सुल्तान में संबंध समझ लो, ऐसे है जाना वहां पर। अब वास्तव में जब आता था तो वहां से बोलते सर आपने बहुत अच्छा किया था, तो जाते ही मैडम ने पूछ दिया हमें खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध था। वो ये क्वेश्चन पूछती थी हर सामने, उनका वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग उसमें मिस कर जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया था कि राजनीतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों अपने आप में कर ली। आपको याद होगा मोहम्मद पैगंबर से पहले ऐसा प्रचलन नहीं था, यू मे रिकॉल द थिंग, लेकिन पैगंबर ने तो वह काम कर दिया। उन्होंने क्या किया कि खलीफा और सुल्तान इन दोनों के पद को जोड़ दिया था पैगंबर ने। तो एक तरह से आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति दोनों अपने हाथों में ले ली थी। तो जब पैगंबर मोहम्मद का डेथ हुआ तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी खलीफा हुआ। तो पहले 4 निर्वाचित खलीफा, उनके बारे में बता दूंगा। इसमें अबू बकर थे, उमर थे, अबू बकर उनके ससुर ही थे, और फिर उसके बाद उमर आए, उमर के बाद उस्मान, और उस्मान के बाद फिर अली, अली उनके दामाद थे। तो अली की बाद में हत्या हो गई, वहीं से सिया सुन्नी का विवाद भी शुरू हो गया। अली की जो परंपरा से गए वो सिया हुए, बाकी 3 खलीफा की परंपरा से सुन्नी हुए। तो जब ये हुआ तो उसके बाद फिर खलीफा का पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि जो आसाविया है उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और तब उसने अपना वंश को, जिसको आप कहते हो उमैया वंश स्थापित कर दी, दमिश्क सीट ऑफ पावर हो गया। उसके बाद फिर 750 तक ये वंश चला, 661 से फिर अब्बासी खलीफाओं ने कब्जा कर लिया, फिर अब्बासी वंश की स्थापना हो गई। अब उसमें है ये अंतर कि इस्लाम ने नारा दिया एक धर्म, एक राज्य, एक ग्रंथ और एक जाति। एक धर्म इस्लाम, एक राज्य इस्लाम, इस्लामी राज्य, एक ग्रंथ कुरान, और एक जाति मुसलमान। तो एक तरह से खलीफा ही प्रधान होता था, खलीफा ही प्रधान होता था। और जिसको तुम सुल्तान कहते हो, पूरी इस्लामी साम्राज्य का मुखिया या हेड या किंग खलीफा, वही परिकल्पना थी। बाद में क्या हुआ, तुर्क लोग आए तो तुर्क लोग बहुत एडवेंचरर थे और महत्वपूर्ण पदों पर तुर्कों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब तुर्कों ने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ कि तुर्क गवर्नर के पद पर गए, और गवर्नर के पद पर जाने के बाद बहुत ताकतवर हो गए, और ताकतवर होने के बाद स्वतंत्र शासक बनने की चाहत करने लगे। खलीफा के पद की शक्ति और मर्यादा कम हो गई, खलीफा कमजोर हो गया। तो खलीफा कमजोर हो गया तो खलीफा ने ये सोचा कि बेहतर यही होगा
कि कम से कम औपचारिकता में तो इस्लाम की एकता बनी रहे। तो औपचारिकता में इस्लाम की एकता बनी रहे, इसके लिए खलीफा ने एक उपाय ढूंढा, और वो यह था कि कम से कम सुल्तान खलीफा के हेडशिप को एक्सेप्ट कर ले औपचारिक रूप में, और बदले में खलीफा उन्हें शासन करने का एक पपत्र देना शुरू किया, जिसको सनद कहते थे। तो उससे सुल्तान को फायदा होता, उनकी स्थिति वैध हो जाती और मुस्लिम जगत में उनको आसानी से स्वीकृति मिल जाती। तो व्यवहार में वैसे गवर्नर स्वतंत्र शासक बन गए, लेकिन औपचारिक रूप में वो खलीफा के अधीन थे। और खलीफा धार्मिक और राजनीतिक प्रधान दोनों था, और औपचारिक रूप में सुल्तान उनका नायब था, और व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र था, क्योंकि सुल्तान का पद अतिरिक्त इस्लामी विकास था। तो एक सेंटेंस में अगर वो जो पूछती थी मैडम कि खलीफा और सुल्तान में क्या अंतर है, तो बच्चा बोल देता कि सर खलीफा धर्म का प्रधान था जबकि सुल्तान राजनीति का प्रधान था, तो बिल्कुल गलत हो जाता हो। कहना ये पड़ता कि खलीफा धर्म और राजनीति दोनों का प्रधान था और सुल्तान उसके औपचारिक रूप में अधीन था, परंतु व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र था। वो ये सुनना चाहती थी। लेकिन वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते। इसलिए अब दूसरा मुद्दा उठाना, हाँ दूसरा मुद्दा उठाना, हाँ कि हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ 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 इस्लामी, हाँ 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 इस्लामी विधि व्यवस्था, इस्लामी विधि व्यवस्था, इस्लामी विधि व्यवस्था तथा राज्य के द्वारा, इस्लामी विधि व्यवस्था हेडिंग, राज्य के द्वारा, हाँ राज्य के द्वारा उसका क्रियान्वयन, विधि व्यवस्था एवं राज्य के द्वारा इसका उसका क्रियान्वयन, हाँ क्रियान्वयन। अब मतलब विधि व्यवस्था कैसे, इसी में एक दूसरा मुद्दा इसी टॉपिक को उठा दो कि क्या, हाँ क्या सल्तनत के अधीन, उसी में लिखा दो, क्या सल्तनत के अधीन राज्य एक धर्मतंत्र था। धर्मतंत्र कहते हैं थियोक्रेसी को। क्या सल्तनत के अधीन राज्य एक धर्मतंत्र था? क्या सल्तनत के अधीन राज्य एक धर्मतंत्र था? राज्य एक धर्मतंत्र था, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो। अब नेक्स्ट वन लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ लिखना केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की, हाँ केंद्रीय प्रशासन की संरचना, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, केंद्रीय प्रशासन की संरचना। मतलब अब इसमें केंद्रीय प्रशासन कैसा है? केंद्रीय प्रशासन में आपको जैसे सबसे ऊपर आपको सुल्तान का पद मिलेगा, सुल्तान के बाद जो 4 प्रमुख विभाग है, उसके साथ और सब्सिडियरी विभाग है, सारे विभागों के दायित्व है, उन पर आप केंद्रीय प्रशासन में देंगे। उसके बाद इसी में कॉमा देके लिखिएगा, हाँ हाँ इक्ता प्रशासन, हाँ 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 इक्ता प्रशासन अथवा प्रांतीय प्रशासन। उसमें प्रांतीय प्रशासन का विकल्प इक्ता प्रशासन ही होता था। इक्ता प्रशासन अथवा प्रांतीय प्रशासन। इक्ता प्रशासन अथवा प्रांतीय प्रशासन, इक्ता प्रशासन अथवा प्रांतीय प्रशासन। अब उसी में लिखिएगा स्थानीय, कमा देकर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। फिर कमा दीजिएगा भू राजस्व, भू राजस्व प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन। और फिर कॉमा सैन्य व्यवस्था, सैन्य, सैन्य व्यवस्था। बुरा प्रशासन और फिर कॉमा सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। इज दिस पॉइंट? तो ये आपका एक और न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। अब देखो इसमें आपको ये देखना होगा सल्तनत काल में
दो तीन पहलू इसके आएंगे जो मैं यहाँ पर डिस्कस में रेगुलर क्लास में आपको करवाते ही चला जाऊंगा। उसमें जितने मुद्दे होंगे और प्रीवियसली जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आपको एमबिट में लेना है। कहोगे प्रीवियस क्वेश्चन को ऊपर नजर रखने का फायदा ये होता है कि आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसी से निकल के आता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं लेकिन निकल के वहीं से आता है। दूसरी बात है कि अगर आप यूपीएससी के स्तर के क्वेश्चन को हल कर लेते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर, और यूपीएससी के स्तर का क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। मतलब ये सब देखने की वजह से ये सब हम क्लास में जो उनको कवर करवा देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे बुक्स पढ़ी हो सकता है बुक्स का हम लोग आगे भूल जाए, तो इसलिए इस बुक्स वाले की चर्चा कर ले। तुम लोगों को बुक्स पढ़ने की क्या महत्वाकांक्षा है, कितनी पुस्तकें पढ़ना चाहते हो? नहीं, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जैसे देखो, तुम्हारे हिंदी माध्यम में पुस्तकों की कमी नहीं है। तुम मध्यकालीन भारत में अगर चाहो तो तुम्हारे पास क्या क्या विकल्प है, मैं पहले